सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं संदीप मील जी द्वारा रचित कहानी दूजी मीरा। गांव के गुवाड़ में खेलते बच्चों को जब चौधरी के कदमों की आहट का एहसास हो जाता तो पल भर में सारा गुवाड़ खाली हो जाता था। बच्चे जादू के मानिंद गायब हो जाते और किसी बच्चे का चेहरा अगर चौधरी को दिख गया तो समझो उसकी घर में खैर नहीं। पापा मम्मी सब कहेंगे कि तो गुवाड़ में गया ही क्यों था। अब चौधरी कल ही सुबह गुवाड़ से निकलते समय टोक देगा, तेरे छोरे आजकल खूब खेल रहे हैं। फिर सारे घर में चौधरी के बारे में चर्चा शुरू हो जाती। चौधरी का पूरा नाम कानाराम चौधरी था। गांव के गुवाड़ के पूर्व में बिल्कुल सटे हुए चौधरी की हवेली के विशाल दरवाजे के सामने गुवाड़ बौना सा लगता था। दरवाजे के दोनों तरफ दो चबूतरे थे जिन पर हरदम एक हुक्का सीमेंट फैक्ट्री की तरह धुआं उगलता रहता था। इन चबूतरों पर बैठने वाले लोग अमूमन अधेड़ उम्र के ही होते थे। बाएं चबूतरे पर चौधरी की चारपाई लगी रहती थी जिस पर ऊंट के बालों की बनी दरी बिछी रहती थी। कद 4.5 फीट का था। साधारण नाक नक्श और 60 किलो के वजन के करीब वाले चौधरी की आवाज भी बिल्कुल साधारण थी। इसी चारपाई के दाएं तरफ एक लकड़ी की कुर्सी रहती थी जिस पर चौधराइन बिराजती थी। चौधराइन के नाम का तो किसी को पता नहीं था। लोग कहते थे कि चौधरी इसे पहाड़ों से उठाकर लाया था, इसीलिए गांव वाले उसको डूंगरी दादी कहते। गोरा बदन, 5.5 फीट की लंबाई और तीखी आवाज वाली डूंगरी दादी से चौधरी भी खौफ खाता है। गांव में जो भी मामला उलझ जाता है तो उसका निपटारा इसी चबूतरे पर होता है और हमेशा जज डूंगरी दादी ही बनती हैं। चौधराइन के पास अपना छोटा हुक्का रहता है जिसको मुंह लगाने की इजाजत चौधरी को भी नहीं है। इस हुक्के के लिए हनुमानगढ़ से विशेष तंबाकू मंगाई जाती है। गिरधारी कहता है डूंगरी दादी के हुक्के से चमेली की खुशबू आती है। इसका कमाल ही कुछ और है। अगर यह खुशबू एक बार नाक से टकरा जाए तो नाक से जुकाम की शिकायत भी चली जाती है। इसलिए तो गिरधारी चौधराइन से चिपक कर बैठता है। वह पानी लाने से लेकर हुक्के के लिए आग लाने के कामों का किसी को मौका ही नहीं देता। अब तो उसे यह भी पता चलने लगा है कि कब चौधराइन को प्यास लगने वाली है और कब हुक्के की तलब। चौधरी को भी गिरधारी के इस विशेष खुशबू के लिए किए जा रहे सेवा भाव से कोई ऐतराज नहीं है। वह जानता है कि गिरधारी कितना ही मुरीद हो चाहे पर चौधरी की सीमा को लांघ नहीं सकता। वैसे भी आज तक किसी गांव वाले ने चौधरी के कहे को पाटने की सोची भी नहीं। एक चौधराइन ही है जिसकी जुबान चौधरी के सामने भी छुरी की तरह खच खच चलती है। गांव के आधे गुवाड़ पर चौधरी का अघोषित कब्जा है। वहीं पर चौधरी का ऊंट बनता है और वहीं पर पिकअप खड़ी होती है। ऊंट रखना वह आज भी अपनी शान समझता है। कहीं भी जाता है तो सवारी ऊंट से ही करता है। जब चौधरी ऊंट के जीन पर सफेद गद्दा डालकर रवाना होता है तो चौधराइन हुक्के से सलाम ठोक कर उसे विदा करती है। कभी कभार होने वाली चौधरी की यात्रा के अतिरिक्त यह ऊंट किसी भी दिन काम में नहीं लिया जाता, इसीलिए बोछाड़ हो गया है। दिन रात जुगाली करते करते दांत घिस गए। बिना मेहनत के खाने के कारण गिरधारी ऊंट को सेठ जी कहता है। चौधराइन के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े वाला बेटा महावीर गांव में किराने की दुकान संभालता है और छोटा बेटा बजरंग आधुनिक पहलवानी करता है। यह आधुनिक पहलवानी पुराने समय के अखाड़े की पहलवानी का उत्तर आधुनिक रूप है। बजरंग कहीं भी अखाड़े में नहीं जाता। उसने अपनी हवेली के एक कमरे में अखाड़ा बना रखा है। लोहे के स्लेटों से यहीं पर दिन भर कसरत करता रहता है और सुबह शाम 2 किलो दूध पीता है। चौधराइन का कहना है कि आज के जमाने के 10 लौंडों को बजरंग अकेला पछाड़ सकता है। हालांकि आज तक बजरंग ने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा और ना ही मारने का मौका मिला, क्योंकि चौधरी के खौफ से गांव वैसे ही सहमा हुआ रहता है। बजरंग जब भी गांव की किसी गली से गुजरता तो बच्चे पीछे से चिढ़ाते हैं, जय बजरंग बली, फूटे ना मूंगफली, बने हैं पहलवान, उठे ना 2 किलो सामान। हाँ, गांव के बारे में तो बताना ही भूल गया। इस गांव का नाम अमरनगर है। लगभग 300 के आसपास घर हैं। गांव में 3 कुएं हैं, एक दलितों के लिए, एक ब्राह्मणों के लिए
और एक जाटों और खातियों का। एक जाति के कुएं से कोई दूसरी जाति का पानी नहीं भर सकता। अगर कोई पानी भरता हुआ पकड़ा गया तो उसे चौधरी की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा और जज चौधराइन एक निश्चित सजा सुनाएंगी कि गुनाहगार को 2 महीने चौधरी के घर पर बिना वेतन काम करना पड़ेगा। गिरधारी बताता है, 7 बरस पहले एक दलित पकड़ा गया था जाटों के कुएं से पानी पीते हुए। 12 साल का बच्चा था, स्कूल से आ रहा था, जिस्म जलाने वाली धूप थी। दलितों के कुएं का पंप 4 दिन से खराब था। वहां पानी न होने के कारण चुपके से जाटों के कुएं पर पूरे 5 घूंट पानी पी लिया था। चौधरी का बड़ा बेटा महावीर शहर से पिकअप में खल चूरी लेकर आ रहा था। उसने देख लिया। उसी रात अदालत बैठी और उसे 2 महीने वाली सजा मिली। लगातार 2 महीने तक उसे चौधरी के घर पर झाड़ू लगानी पड़ी थी। सारा घर रोहित को डांटता था। रोहित के जहन को उस घर के लोगों की यादों में सिर्फ मीरा की यादें बेचैन करती हैं। अरे यार, आपको मीरा के बारे में तो बताया ही नहीं। चौधरी की बिटिया है। इकलौती बेटी होने के कारण एकदम नक चढ़ी। उस पर न किसी का हुक्म चलता है और न किसी की मोहब्बत। जो मन में आए वही करेगी। चौधरी साहब कुछ नहीं बोलते। अगर मीरा को किसी ने एक शब्द भी कह दिया तो चौधराइन खाल खींच लेगी और फिर उस खाल में कांटों वाला भूसा भी भर देगी। वैसे भी चौधराइन का तो नंबर ही नहीं आता। मीरा खुद ही सामने वाले का भरता बना देगी। उम्र होगी तकरीबन 16 के आसपास। रंगरूप पूछ रहे हैं। इसके बारे में कुछ बोल दिया तो कलम की कसम आपके इस लेखक की आखिरी कहानी होगी। खैर, जो भी हो, मीरा की दुनिया में न चौधरी की सियासत थी और न ही चौधराइन का हुक्का। अंग्रेजी की किताबें, हॉलीवुड फिल्में और रॉक म्यूजिक के अलावा उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। जब मीरा अंग्रेजी में बोलती थी तो गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता था। इस गांव की वह पहली लड़की है जो शहर में जाकर बीए कर रही है। वैसे तो वह बीएससी कर रही है, लेकिन गांव में 12वीं के बाद की सारी पढ़ाई बीए के नाम से ही जानी जाती है और इससे आगे तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं। जब पहली बार मीरा गांव से जयपुर पढ़ाई करने जा रही थी तो सारा गांव देखने के लिए आया था। गुवाड़ में तिल रखने को भी जगह नहीं थी। चौधरी ने सबको दाल बाटी चूरमा खिलाया और चौधराइन ने मीरा को सलाह दी कि शहर जाकर तेरे बाप के नाव का ख्याल रखियो। मीरा सोच रही थी कि शहर में उसके बाप को कोई जानता भी है या नहीं। जो भी हो, उस दिन गांव में उत्सव का माहौल था। आज तो गजब हो गया भाई। गिरधारी शाम के वक्त चौधराइन के पास बैठा चमेली की खुशबू का इंतजार कर रहा था। चौधराइन लगातार हुक्का गुड़गुड़ा रही थी, लेकिन चमेली की खुशबू गायब थी। गिरधारी को लगा कि तंबाकू बदल दी गई है। उसने हुक्के की जांच की तो तंबाकू तो वही थी। फिर चमेली की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? इस खुशबू के लिए ही तो वह रोज चबूतरे पर आता था। उसने माचिस की तिल्ली से 3-4 बार नाक साफ किया, लेकिन आज कहीं चमेली की खुशबू थी ही नहीं। थक हार कर वह घर आ गया और तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी नाक से पानी बहने लगा। आज उसे जुकाम हो गया था। चौधरी की हवेली का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। रात को चौधरी अपनी चारपाई आधी दरवाजे में और आधी गुवाड़ में रखकर उस पर सोता था। सारे गांव की औरतें भोर को ही पानी भरने के लिए गुवाड़ से गुजरती तो घूंघट निकालती थी। कई बार नींद में चौधरी की धोती खुल जाती थी और गांव वाले बिना टिकट का रंगीन सिनेमा देखते थे। एक दिन तो सांवरमल के पोते ने चौधरी से पूछ भी लिया था, दादाजी आप अंडरवियर क्यों नहीं पहनते? चौधरी को अंडरवियर का मतलब समझ में नहीं आया और जब मीरा शहर से आई तो उससे पूछा। पहले तो वह खूब हंसी और फिर बताया कि इसका मतलब कच्छा होता है। गिरधारी बताता है कि उसके बाद चौधरी ने सांवरमल के पोते को टॉफी देना बंद कर दिया। पता नहीं यह बात गांव वालों को कैसे मालूम हुई। सारा गांव पीठ पीछे चौधरी को अंडरवियर कहता है। आपकी इजाजत हो तो यह लेखक भी गांव वाला होने के नाते आगे की कहानी में चौधरी को अंडरवियर ही कहे। तो साहब, अंडरवियर के चबूतरे की बैठक में कई दिनों से गिरधारी का आना बंद हो गया है। उसका जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है। पहले अंग्रेजी वैद्यों से इलाज करवाया, न जाने कितनी दवाइयां ली। दिन में 3 बार टैबलेट और 2 बार पीने की दवा भी ली। गिरधारी ने जीवन में पहली बार अंग्रेजी दवा ली थी। बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ने लगी। जब रात को वह पीने वाली दवा लेकर सोता था तो अजीब सपने आने लगते।
ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे तेली की घानी में डालकर उसका तेल निकाल रहा है। लेकिन तेल निकलता ही नहीं था, शरीर से आग निकलती थी। फिर उस आग से सारी घानी धू धू करके जलने लगती और बैल रस्सी तोड़कर भाग जाते। बैल भी अजीब तरह के थे, एकदम हरे रंग के, 10 पैर और 8 सर। अचानक वह उठता और नवंबर के महीने में ठंडे पानी से नहाता। जब सिर पर पानी डालता है तो शरीर की आग और तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि आग पानी को जला डालेगी। अंग्रेजी दवा से तंग आकर वह अब देशी वैद्यों को खोजने लगा और इस कार्य में भी उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पहले गांव वालों को अपनाया। बुखार तो कम हुआ लेकिन जुकाम नहीं गया और रात वाले सपने ज्यादा परेशान करने लगे। पास के कस्बे के वैद्य की दवा शुरू की। बीमारी ही अजीब थी। रात के खराब वाले सपने बंद हुए तो उनके साथ नींद भी जाती रही। उन सपनों को फिर भी जैसे तैसे झेल लेता था, लेकिन बिना सोए तो हालत खराब हो गई। 2-3 रात तो जागकर निकाल दी, लेकिन अब स्थिति यह हो गई कि रात दिन का पता ही नहीं चलता। सब दवाएं फेल हो गईं। आज सुबह से गिरधारी की तबीयत में ज्यादा गिरावट आ गई थी। किस वैद्य के पास जाए? एक ही उपाय था, चमेली की खुशबू कहीं से मिल जाए तो जुकाम ठीक हो सकता है। यह विचार मन में आते ही वह महावीर की दुकान में गया और आधा किलो वाली चमेली के तेल की बोतल ले आया। जब दुकान से घर आ रहा था तो सोच रहा था कि इसमें खुशबू क्यों नहीं आ रही है, कहीं नकली तो नहीं दे दिया है। लेकिन महावीर पर उसे पूरा भरोसा था कि चीजों के दाम 2 रुपए ज्यादा जरूर लेता है पर माल खरा देता है। शायद बंद बोतल से खुशबू नहीं आती होगी। घर आकर तेल की बोतल का ढक्कन खोला। वह सोच रहा था कि ढक्कन खोलते ही पूरे कमरे में चमेली की खुशबू फैल जाएगी और वह खुशबू एक्सप्रेस रेल की तरह उसकी नाक की पटरियों से भीतर चली जाएगी, फिर जुकाम का जड़ से सफाया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न कमरे में किसी प्रकार की खुशबू फैली और न ही नाक की पटरियों पर रेल का छिकफक हुआ। आज तेल को क्या हो गया? तेल की एक उंगली भरकर उसने अपनी नाक पर लगाई, लेकिन खुशबू नहीं थी। अब क्या करे? उसका मन किया कि पूरी बोतल को गटक जाए, शायद कुछ खुशबू तो मिलेगी। जो ही तेल की बोतल को पीने के लिए मुंह की तरफ ले गया तो खुशबू की जगह अजीब किस्म की बू आने लगी। अब चमेली की खुशबू एक ही जगह मिल सकती थी, चौधराइन के हुक्के में। इसे आखिरी कोशिश समझकर वह अंडरवियर की हवेली की तरफ चल पड़ा। उम्मीद तो यही थी कि बीमारी ठीक हो जाएगी। आज चौधरी के चबूतरे पर कोई नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि लोग तो खाना खाने के लिए गए हुए होंगे और चौधरी कहीं बाहर गया होगा। दरवाजे के अंदर रखे हुए हुक्के को एक बार उसने नजदीक से सूंघा। शायद अब चमेली वाली खुशबू आ जाए, लेकिन हुक्के से सड़ी हुई तंबाकू की बदबू आ रही थी। आज गिरधारी को सिर्फ वह खुशबू ही बचा सकती थी। खुशबू की चाहत में हवेली के अंदर प्रवेश करते गिरधारी के नथुने बार बार अजीब तरह से फूल रहे थे। हवेली के सामने वाले कमरे के बगल में चौधराइन धूप में बैठी पैरों पर सरसों के तेल की मालिश कर रही थी। नजर पड़ते ही एक बार तो उसके कदम ठिठके और वह वापस मुड़ने ही वाला था कि चौधराइन ने आवाज दे दी, आओ गिरधारी, आज थोड़ी तबीयत खराब थी, बदन दुखा हो, सोचो कि धूप में बैठकर तेल लगा लियो जावे। कई दिनों से आए नहीं, तेरे जुकाम ठीक हुई के? वह सहज होकर कोई जवाब खोज ही रहा था कि अचानक उसके नाक से चमेली के तेल की खुशबू टकराई। उसके बदन में सरसराहट होने लगी। लेकिन चौधराइन जो तेल लगा रही थी वह तो सरसों का था। सरसों के तेल से चमेली की खुशबू? चौधराइन, तेरी माया गजब है। क्या सोचो हो बाबू, बैठ जाओ, इतने दिनों बाद आए हो। चौधराइन ने बैठने का इशारा किया। शाम को गांव में चमेली की खुशबू की तरह खबर फैली कि गिरधारी का जुकाम ठीक हो गया है। सुबह सुबह गांव में अखबार पढ़ने का एकमात्र अड्डा भी अंडरवियर का चबूतरा था। लगभग 2 घंटे तक अखबार का पाठ होता था और लोग सामूहिक रूप से खबरों का विश्लेषण करते थे। हर खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए लोग अपनी अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बुजुर्ग भी लगातार खबरें पढ़ने के कारण कई राजनेताओं और फिल्म अभिनेताओं के नाम जानने लगे हैं। खबरों के अतिरिक्त कुछ बुजुर्ग शोक संदेश भी पढ़वा कर सुनते हैं।
भीमाराम ने तो एक दिन अपने बेटे के सामने इच्छा जताई कि उसके मरने पर मृत्यु भोज चाहे मत करना, पर अखबार में शोक संदेश छपवाना। उसने इस बाबत बेटे को 10,000 रुपये एडवांस भी दे दिए और 5 लोगों के सामने शोक संदेश छपवाने की कसम खिलवाई। अब हर रोज होने वाले अखबार पाठ में शोक संदेश पढ़े जाने के समय वह कहता है, वैसे तो अपने गांव का अखबार में नाम कभी आया नहीं है, पर मेरे मरने पर जरूर आएगा। उसकी इस बात पर महावीर हमेशा मजाक करता है, दादा तू जल्दी निपट जा, अखबार में गांव का नाम तो आए। इस अखबार पाठ के भी कई चरण हैं। पहले चरण में राजनीतिक खबरों का पाठ होता है, दूसरे में अपने इलाके की खबरों का, और फिर बारी आती है प्रेमी युगलों से संबंधित खबरों की। इन खबरों के विश्लेषण में हर कोई बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अगर खबर प्रेमी प्रेमिका के घर से भागने की हो तो सबसे पहले उनकी जाति के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं, फिर उन दोनों के परिवारों के प्रति असीमित संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। इस बहस में एक तरफा बातें की जाती थी और ज्यादातर लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं। आजकल भैया जमाना ही खराब आ गया है, किसी का विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। छोरा को दोष नहीं है, छोरियों को रहन सहन नहीं खराब हो गयो। पढ़ी लिखी छोरियां जात धर्म देखती नहीं है। पहले तो बचपन में शादी हो जाती थी, आजकल 30 साल तक घर वाले शादी तो करते नहीं। छोरियां भागेंगी नहीं तो क्या करेंगी? कुछ दिनों बाद शादी वादी का झंझट ही नहीं रहेगा, सब भाग कर लेंगे। शहर में रहने वाली छोरियों का तो पक्का है कि भागेंगी ही। शहर का नाम आते ही सबकी तिरछी नजर अंडरवियर पर आ टिकती, क्योंकि उसकी मीरा भी तो शहर में पढ़ रही थी। एक बार तो अंडरवियर के घर पर किसी अंग्रेजी बोलने वाले छोरे का फोन भी आ चुका है। कैन आई टॉक टू मीरा? फोन चौधराइन ने ही उठाया था। गांव वाले कहते हैं कि चौधराइन जब फोन उठाकर दहाड़ती है तो सामने वाले का गोबर निकल जाता है। वह अपनी धारदार आवाज में कहती हैं, कौन बोले से? इतना सुनते ही कई तो फोन काट देते हैं, लेकिन उस दिन कैन आई टॉक टू मीरा सुनकर चौधराइन की भी बोलती बंद हो गई। वह चिंतित भाव में अंडरवियर को बोली, मीरा के लक्षण ठीक ने से चौधरी, किन छोरे का फोन आया से? टॉक कर रहा से मीरा सु? यह सवाल सुनने के बाद से अंडरवियर ने प्रतिदिन 2 रोटी कम खाना शुरू कर दी। अब वह पहले की तरह ना तो हंसता है और ना ही दहाड़ता है। चौधराइन को बहलाने के लिए उसने आश्वासन भाव में कहा, मालकन डरने की कोई बात न से, मीरा चौधरी की जलमी है। यह आश्वासन सुनकर चौधराइन उसकी तरफ ऐसे देखती जैसे अंडरवियर की झूठ पकड़ी गई हो। गांव में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। आप दीवार के पास मुंह करके एक शब्द भी बोलें तो सुबह तक पूरे गांव में बात उड़ जाएगी। लोग दूसरे ही दिन कहने लगे, एक छोरा मीरा के साथ टॉक करता है। कल उसने चौधराइन को भी फोन करके टॉक करवाने को कहा। इस टॉक का मतलब किसी को भी मालूम नहीं था। हर कोई अपना अर्थ लगा रहा था, लेकिन मूलतः वह अर्थ मीरा के चरित्र पर ही जाकर टिकता। पीठ पीछे लोग अंडरवियर को मूर्ख बताते। एक तो बेटी को अकेली शहर भेज दिया, दूसरा उसकी शादी भी नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग टॉक तो करेंगे ही। मीरा कॉलेज में एकदम मस्त थी। शुरू में तो शहर के रिवाजों से वाकिफ नहीं होने के कारण कुछ मायूस थी, लेकिन अब सब कुछ समझने लगी थी। अपनी मर्जी का पहनने और बिंदास रहने के कारण वह शहर के लौंडों के आकर्षण का केंद्र भी थी। चेहरे से बेहद सहज लगने वाली मीरा के पीछे कई लड़के वक्त जाया किया करते थे, लेकिन जब मीरा को मालूम होता कि पट्टा उसके पीछे बाइक का पेट्रोल जला रहा है तो तड़ाक से ऐसा जवाब देती कि कई ने तो लड़कियों के पीछे घूमने की आदत तक तज दी। और जब वह रात को हॉस्टल की सड़क पर अकेली टहल रही होती तो अचानक पीछे से तेजी से दौड़कर आ रहे घोड़े के पैरों की टप टप सुनती। पीछे मुड़कर देखती तो सुनसान सड़क। तभी सामने से दूध की डेयरी वाला आवाज देता, तेरा बंजारा पीछे से नहीं आगे से आएगा। तुम अभी तक दुकान बंद नहीं की है रोहित? जब तू कह रहा है तो आएगा मेरा बंजारा। खिलखिलाकर हंसती हुई मीरा डेयरी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती। यह वही रोहित था जिसे कभी 5 घूंट पानी जाटों के कुएं से पीने के एवज में 2 महीने चौधरी के घर पर बिना वेतन की मजदूरी की सजा मिली थी। मीरा के हॉस्टल के सामने दूध की डेयरी कर रखी है उसने।
डिनर के बाद अक्सर मीरा यहीं आकर रोहित के साथ गप्पे हाँकती है। कभी गांव की तो कभी उस बंजारे की बातें किया करते हैं। हालांकि यह बात मीरा के गांव में मालूम नहीं है, वरना टॉक के साथ रोहित का नाम जरूर जुड़ जाता। आज फिर वही पुराना राग छेड़ दिया है रोहित ने। मैं तो भूल ही गया, तेरा बंजारा दिखने में है कैसा? यह सवाल आते ही मीरा 15 साल पीछे चली जाती है, जब उसके गांव में एक बंजारिन मेवा बेचने आती थी और उसके साथ होता था एक मीरा की ही उम्र का उसका बेटा सुल्तान बंजारा। क्या सज धज के रहता था सुल्तान। चूड़ीदार पजामा, पठानी कुर्ता, जड़ावदार जूती और हाथ में होता था घोड़े का चाबुक। बंजारिन और उसका बेटा दोनों सफेद घोड़े पर आते थे, लेकिन आगे सुल्तान बैठता था। गांव में घुसने से पहले ही घोड़े की टाप सुन जाती थी और मीरा दौड़कर दरवाजे पर आ जाती। बंजारिन तो घर घर मेवे बेचने चली जाती और सुल्तान गांव के गुवाड़ में घोड़े को दाना चबाता रहता। सारे गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाते। हर बच्चा सुल्तान और उसके घोड़े को निहारता रहता। तभी दरवाजे पर खड़ी मीरा आवाज देती, ए सुल्तान, मुझे घोड़े पर बिठाएगा क्या? तो गिर जावे तो डूंगरी दादी मारे। नहीं गिरूंगी रे, और लगाम तो तेरे हाथ में ही है। मैं आगे बैठूंगा तो पीछे बैठना। घोड़े पर तो मैं अकेली बैठूंगी, तू लगाम पकड़कर नीचे चलना। मेरा घोड़ो और मैं ही नीचे चलूं, दोनों ऊपर बैठ जाएंगे तो घोड़ा भागेगा, मुझे डर लगेगा। तू कहती थी ना कि तू डरती नहीं है। घोड़ा है तो दादागिरी दिखा रहा है क्या सुल्तान? चल, मैं नहीं बैठूंगी। मीरा, मैं दादागिरी नहीं, दोनों के बैठने की बात बोलूं? बोल दिया ना, घोड़े पर अकेली ही बैठूंगी, तू नीचे चलेगा। मैं थारा नौकर हूं के? नौकर नहीं रे सुल्तान, भाला है। भाला नाम सुनते ही सुल्तान हल्का सा हंसता और लगाम पकड़कर घोड़े को कहता, चल जीलू, मीरा को घुमाकर लाते हैं। सुल्तान नीचे लगाम पकड़कर चलता और मीरा घोड़े पर। कुछ दूर तो गांव के लड़के पीछे हो हल्ला करते आते, लेकिन तभी मीरा पीछे मुड़कर जोर से डांटती और लड़कों का झुंड वापस भाग जाता। एक रेत के टीले पर चढ़ते हुए सुल्तान थक चुका था। मीरा, मेरे से अब चला नहीं जाएगा, कुछ देर यहीं आराम करते हैं। मीरा भी घोड़े से नीचे उतर जाती है। क्योंकि आसपास कोई पेड़ न होने की वजह से छाया के कोई आसार ही नहीं थे। अब धूप का मुकाबला कैसे किया जाए? मुझे बहुत धूप लग रही है सुल्तान। मीरा का चेहरा उदास हो जाता। यहाँ पर तो छांव है ही नहीं। सुल्तान भी चिंतित हो गया। ऐसी धूप में तो मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ करता हूँ। ए जीलू, इधर आ। जीलू नाम सुनते ही घोड़ा सुल्तान के पास आ गया। सुल्तान ने घोड़े का मुंह दक्षिण में किया तो सूरज घोड़े के बदन के पीछे आ गया और टीले पर 3 फीट के आसपास छाया बन गई। अब इस छांव में बैठो आराम से। सुल्तान बड़ा खुश हुआ। लेकिन धूप तो तुम्हें भी लग रही है ना, तुम भी आ जाओ, मीरा ने सहजता से कहा। फिर घोड़ा जुगाली करता रहा और वे दोनों 3 फीट की जगह में बैठे देर तक बातें करते रहे। वापस घर आए तो मीरा के घर पर ही सुल्तान को खाना खिलाया जाता। मीरा जब इतनी लंबी कहानी सुना रही थी तो रोहित बड़े इत्मीनान से सुन रहा था। कई बार सुनी हुई इस कहानी को वह उसी उत्सुकता से सुन रहा था जैसे पहली मर्तबा सुन रहा हो। लेकिन तेरा सुल्तान तुझे पहचान पाएगा? बिल्कुल पहचान लेगा, और मेरा सुल्तान है ना, अब भी इंतजार कर रहा होगा मेरा। रोहित, हमारी प्रीत सौदा नहीं थी रे कि इस हाथ दो उस हाथ लो। हमने तो बचपन में एक गाना भी बनाया था अपनी मोहब्बत के वास्ते। अब भी उसके बोल बंजारे के कानों में पड़ गए तो दौड़ा चला आएगा। तुमने तो देखा है ना सुल्तान को। मेरा समाज की हकीकत को समझो। वह बंजारा है और तू चौधरी की बेटी। समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा ये रिश्ता। सोचो कि किसी गांव वाले ने देख लिया कि तुम रात में मेरी दुकान में अकेले में मुझसे बातें कर रही हो, तो क्या क्या बेहूदी बातें बनाएंगे गांव वाले, और बंजारे से तेरी शादी की बात पर तो दोनों को काट देंगे। रोहित, मुझे गांव, समाज और ऐसे लोगों से कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बता, तू मेरा साथ देगा कि नहीं? मैं तो साथ दे दूंगा, पर मेरे साथ से होगा क्या मीरा? तेरे साथ से मैं मजबूत हो जाऊंगी। तुमने सुना है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है? हाँ, सुना है। इसका हम दोनों से क्या नाता? देख रोहित, यह कहावत दरअसल यह बताती है कि एक तो औरत कभी कामयाब नहीं होती,
दूसरा यह कि औरत की कुर्बानी केवल मर्द की कामयाबी में ही काम आती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि औरत हमेशा पुरुष के अधीन है। हमें यह कहावत बदलनी है। मीरा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, लेकिन तुम्हारी बात को समझ जरूर रहा हूं। लेकिन कैसे बदलेंगे? हमने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं रोहित, तुमने तो जिंदगी को पढ़ लिया है। आज से यह कहावत ऐसे कही जाएगी, हर विद्रोहिणी औरत का भी कोई प्यारा सा दोस्त होता है जो उसके मन की गहराई तक जानता है। इसमें नई बात क्या? इसमें नई बात यह है कि शारीरिक संबंधों के इतर भी स्त्री पुरुष की दोस्ती हो सकती है। बिल्कुल सच्ची। हमारे समाज में दोस्ती का मतलब सिर्फ दो पुरुषों की यारी से लगाया जाता है। अरे, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? 11 बज गए हैं। तुम जाओ पढ़ो और मैं तुम्हारे बंजारे को ढूंढ कर लाता हूँ। रोहित, यह आदेश दे रहे हो क्या? नहीं बाबा, ये एक दोस्त की सलाह है। मीरा को कोई आदेश थोड़ी ही दे सकता है। रोहित दुकान बंद करने लगता है और मीरा हॉस्टल की तरफ रवाना हो जाती है। कोहरे में नहाई सुनसान सड़क पर जाती मीरा को पीछे से देखता रोहित सोचता है, यह मीरा भी एक सामंत के घर पैदा हो गई। वह तो आध्यात्म के लिबास में विद्रोह कर ही रही थी, और यह जो भी हो, ऐसी मीरा हर युग और हर घर में पैदा होनी चाहिए। अंडरवियर के चबूतरे पर रोज नए नए चौधरी आ रहे हैं। कोई 200 बीघा का जागीरदार तो कोई इलाके का बड़ा ठेकेदार। सफेद धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ियों वालों का तांता सा लगा है। दरअसल उस स्टॉक वाले फोन आने के बाद से ही अंडरवियर ने मीरा की शादी करने की बात तय कर ली थी। आसपास के रिश्तेदारों में जब इस बाबत जानकारी दी गई तो रिश्ते आने शुरू हो गए। कल भोजासर के एक चौधरी आए थे। बड़े ठाट वाट वाला आदमी था। 100 बीघा जमीन थी, 2 कुएं थे और सीकर में मकान भी था। छोरा भी खूब कमा रहा था। सड़कों का ठेका लेता है जी। एक ठेका मतलब पैसों की पोटली। दिखने में भी बड़ा धाकड़ छोरा था। अंडरवियर को तो सब चीजें पसंद थी, लेकिन चौधराइन को नहीं पसंद आया। जब भोजासर के चौधरी से बात हुई तो अंडरवियर ने चौधराइन को हवेली में ले जाकर राय मशवरा किया। मालकन, तेरे जचियों के सौदो। देख चौधरी, बाकी तो सब ठीक से, लेकिन छोरा नहीं जचिया। छोरा तो तन्ने देखा ही नहीं है। ऐसा गबरू जवान है कि आसपास के किण चौधरी के ऐसा जवाई नहीं आया से। चौधरी, छोरा पढ़ा लिखा नहीं है। अपनी मीरा की जोड़ी का तो पढ़ा तो चाहे। पढ़न लिखन से क्या होता है? इन छोरा के नीचे कई इंजीनियर काम करते हैं और सब साफ कहते हैं। मेरे तो छोरो नहीं जचियो। अब तू जाने चौधरी और तेरा काम जाने। हालांकि अंडरवियर को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था, लेकिन चौधराइन की जिद की वजह से मना करना पड़ा। आज वाले चौधरी हरिंद्र सिंह के साथ सब चीजों को देखते हुए बात पक्की कर दी थी। यह चौधरी भी किसी भी मामले में कमजोर नहीं है और छोरा प्राइवेट बीए पास है। अंडरवियर चौधराइन को बता रहा था कि बड़ा चंगा छोरा है, इंग्लिश भी बोल लेता है और ऑस्ट्रेलिया में अपनी होटल बढ़ा रखी है। बीए पास का नाम सुनते ही चौधराइन भी गदगद हो गई। वैसे दहेज का मामला भी केवल 10 लाख में सेट हो गया था। अब इकलौती बेटी के बाप अंडरवियर को 10 लाख बहुत ज्यादा नहीं थे। शाम को अंडरवियर के चबूतरे पर वैसे ही मजमा लगा हुआ था। लोगों को जानकारी भी हो गई थी कि मीरा का रिश्ता तय हो गया है। चौधराइन हुक्का गुड़गुड़ा रही थी और पास में बैठा गिरधारी चमेली की खुशबू ले रहा था, और अंडरवियर अपने नए समधी हरिंद्र सिंह की जमीन जायदाद के बारे में हाँक रहा था और छोरे के बारे में तो ऐसे बता रहा था कि मानो वह हिंदुस्तान का सबसे कामयाब लौंडा हो। जब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो सबने आश्चर्य से पूछा, चौधरी साहब, ये पढ़ता कहाँ है? चौधरी ने अपनी पतली मूछों पर ताव दिया और फिर बताना शुरू किया, बहुत दूर पड़ता है। कांच की सड़कें हैं वहां पर। अपना जवाई जो होटल बना रखा है, वहां बड़े बड़े लोग आते हैं जी, और 1 लाख का रोज गल्ला उठाता है। सब इंग्लिश बोलते हैं, दाल रोटी भी इंग्लिश में मांगते हैं। चौधरी साहब, दाल रोटी को इंग्लिश में कैसे मंगाया जाता है? गिरधारी को भी उत्सुकता हुई। अरे तू क्या जाने बड़ी बातें। जवाई आए तो उससे पूछना, और जवाई इंग्लिश में ही पैसा मांगते हैं तो सारे गोरे लोगों की फट जाती है। ऐसी धड़ाके की भाषा बोलते हैं। आज चौधरी की आवाज में नई ताकत आ गई थी। आपकी मीरा तो राजी है क्या इस रिश्ते से? गिरधारी ने दुखती रग पर हाथ रखा हो जैसे। तने बहुत बात आवे रे गिरधारी। मेरी मीरा की मर्जी अपने बापू से अलग नहीं हो सके।
ज्यादा लपर लपर मत किया कर। चौधरी को तैश आ गया। चौधरी गरम मत होवो, गिरधारी तो भोला भंडारी है, इसके मन में खोट नहीं है। चौधराइन ने बीच बचाव करने की कोशिश की। चौधरी के चबूतरे की शाम की बैठकी खत्म हुई तो लोग अपने घरों पर इस सवाल को साथ ले गए, मीरा तो राजी है क्या इस रिश्ते से? फिर क्या था, लोगों ने अपने अपने स्तर पर कहानियां बनानी शुरू कर दी। गांव वालों का मीरा से तो कोई संवाद था नहीं, वे नहीं जानते थे उसकी मर्जी और चाहतों के बारे में तनिक भी। फिर भी कहानियों में अपनी मर्जी को मीरा की मर्जी मानकर कथानक को आगे बढ़ाते रहे। प्रारंभिक दौर में कई कहानियां बनी थी, फिर कुछ छोटी छोटी कहानियों को लोग जोड़ने लगे और एक लंबी कहानी गढ़ने की प्रक्रिया चली। फागुन का महीना था और ठाकुर बन्ने सिंह की ड्योढ़ी के सामने मजमा लगा था। लोग चंग बजा रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे और ठाकुर अपने 2 चमचों के साथ चंग के रसियों को वाहवाही दे रहा था। हर फागुन में ठाकुर के यहाँ गुलाल उड़ता है। यूं तो ठाकुर की माली हालत बहुत बुरी है, लेकिन ठिकाना जाते वक्त जमीन 200 बीघा बच गई थी। जरूरत के मुताबिक बेच लेता है। इस ठाकुर के पास 2 ही चीजें बची थी, एक जमीन और दूसरी ठकुरायत। साल भर ठाकुर टका नहीं खर्चता है, बीड़ी भी मांग कर पीता है, लेकिन फागुन में हजारों उड़ाना उसकी लत है। शायद इसी के लिए जमीन बेचता होगा। फाग गाने वाले भी जब गाना खत्म करके बीड़ी पीने के लिए आराम करते, तभी ठाकुर अपनी बहादुरी के कई किस्से सुनाता। गिरधारी जब भी वहां मौजूद होता तो उसे ठाकुर के इन किस्सों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वह जानता था कि ठाकुर के किस्सों की कोई जमीन नहीं है। लेकिन आज घर से चलते वक्त ही उसका मन हुआ था कि खुलकर बोलेगा और सारे रसिए सुनेंगे मजे से। पहला ही फागुनी गीत गाकर जब रसिए रुके तो गिरधारी शुरू हो गया। ठाकुर साहब, अब तो गांव में किण कायदो ही नहीं बच्यो है, बड़ा खराब दिन आएगा गाँव रा। किसकी बात कर रही आओ गिरधारी? ठाकुर की नीयत खराब हो सकती है, लेकिन दिन खराब नहीं हो। राजपाट सब चले गए, अब क्या दिन खराब आएंगे पगले? बन्ने सिंह ने गहरी सांस ली। सारे रसिए बीड़ी का धुआं निकाल कर गिरधारी की ओर एक टक देखने लगे। वे सब जानते थे कि वह चौधरी के बारे में बात करेगा और चौधरी के बारे में तो सिर्फ मीरा की ही बात हो सकती है। हालांकि इस चर्चा को कई बार सुनने के बाद भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी। आज वे ठाकुर के मुंह से मीरा की कहानी सुनना चाह रहे थे। गणेश ने ठाकुर को उकसाते हुए पूछा, ठाकुर साहब, मीरा के ब्याह के बारे में आप क्या सोचते हैं? बन्ने सिंह ने पास रखी बोतल से 2 पैग देशी के मारे और एक बीड़ी सुलगाई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शुरू। एक मीरा राजपूत के घर में भी जन्मी थी पहले। पूरी जात पर कोई कलंक है तो वह औरत, क्या कमी थी उसके? लेकिन उसने तो भक्ति की थी, मजमे में से किसी ने कहा। भक्ति करने के लिए यादव ही मिला था क्या? राजपूतों में देवताओं की कमी थोड़े ही है। हमारे पुरखों में तो सब शहादत को ही गए थे, सबके मंदिर बने, उनमें से किसी की भक्ति कर लेती। अब राजपूत जाति में कोई छोरी को नाम मीरा नहीं रखे। चौधरी की ही गलती थी कि ये नाम रखा। अब भुगतो अपनी। सबसे बड़ा खतरा जाति को है। किस जाति को खतरा है ठाकुर साहब? जाति का नाम सुनते ही सारे रसियों के कान खड़े हो गए। ठाकुरों पर तो जितने खतरे थे सब आ गए, अब जाटों की बारी है। उन्होंने ही मीरा नाम धरिया है। एक मनुष्य पूरी जात ने आसमान भी ले जा सकता है और पताल भी। ठाकुर आगे के 2 नकली दांतों से असली हंसी हंसते हुए बोला, भला एक चौधरी के कारण पूरा जाट समाज खतरों क्यों उठावे? नरेश को गुस्सा आ गया। ठाकुर ने दाएं हाथ से नकली दांतों को यथास्थान सेट किया और फिर ठाकुरियत की मुद्रा में कहा, बेटा, चौधरी ने छोरी जाति के कलंक लगाने वाली जन्म दी। अब तो एक ही उपाय है, या तो चौधरी जाति में रहे या फिर जाति रहे। देख लो तुम लोगों को कौन ज्यादा प्यारो है। मीरा ने ऐसा क्या काम कर दियो कि जाति पर संकट आएगा? आज पहली बार रफीक रजक ने ठाकुर के सामने बोलने की हिम्मत की थी। पूरे समाज की नाक कटवा दी। शहर में जाकर छोरों के साथ टॉक करती है, न जाति देखती न धर्म। ठाकुर की बजाय जवाब नरेश ने दिया। ओछा, ये टॉक कहीं हुए है? रफीक को इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी। रफीकड़ा, छोरा के सामने क्यों अपनी मिट्टी पलीत करवा रिया है? तू कौन सा जानता नहीं,
बिना टॉके 4 बच्चों का बाप बन गया, थोड़ी तो शर्म कर गधा। बन्ने सिंह ने बोलने की बजाय लगभग दहाड़ में ठीक समझा। यह सुनते ही सारे लौंडे खिलखिलाकर हंसने लगे। कईयों को तो अपने ज्ञान पर नाज सा होने लगा कि उन्हें अंग्रेजी आती है। वे भी टॉक का यही अर्थ निकाल रहे थे और अब तो तय हो गया कि टॉक करने से बच्चे पैदा होते हैं। ठाकुर बन्ने सिंह ने जो कह दिया। बन्ने सिंह के दादा अंग्रेजों के राज में दरोगा थे और तभी से उनके परिवार वाले हर अंग्रेजी शब्द का अर्थ बता देते हैं। जब बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी करते और उन्हें टू द हेडमास्टर का अर्थ नहीं मालूम होता तो ठाकुर ही बताता, सुन हेडमास्टर के बच्चे। इतने में ही राधेश्याम पंडित का छोरा नयन आते दिखा। यह बताएगा सही, जयपुर ही रहता है आजकल, मीरा की पूरी कथा जानता है। नरेश ने पूरे विश्वास के साथ कहा। आओ बेटा नयन, जयपुर से कब आया? ठाकुर ने बैठने का इशारा किया। पाए लागू बाबू सा, परसों ही आया था। नयन ने मोबाइल में वक्त देखा तो रात के करीब 11 बजे थे। चौधरी की मीरा की कहानी बताए रे। ठाकुर ने नयन के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। जयपुर में मीरा जिस कॉलेज में पढ़ती है वह एक बदनाम कॉलेज है। हर लड़की को कोई पंगा रहता है। रात को लड़कियां सड़क पर लड़कों के साथ घूमती हैं, कई बार तो बिल्कुल अकेले ही। ऐसे में मीरा कौन सी दूध की धुली है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वह रात को चाय वाले के पास बैठी रहती है आधी रात तक। भाई हमारे पंडितों में तो ऐसी लड़की होती तो अभी तक क्रियाक्रम कर देते, लेकिन अब जाटों की हिम्मती मारी गई तो क्या करें। नयन ने नरेश और अन्य जाटों के छोरों की तरफ हिकारत के भाव से देखा। ससुरे, शहर में 4 पैसा कमा लिया तो कौन सा बिरला बन गया। तेरा खानदान तो अब भी आटा मांग कर खाता है और हम जाट ही आटा डालते हैं। ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है, औकात में रिया कर। नरेश को तैश आ गया। देखो बाबू साहब, आपके कहने पर मैंने सच बताया और मुझे ही समझा रहा है। एक ठाकुर की ड्योढ़ी पर एक पंडित का ऐसा अपमान तो कभी नहीं हुआ होगा। नयन ने ठाकुर को उकसाया। ए छोरे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सच सबसे सहन नहीं होता। इतो ही जाट बने हैं तो चौधरी को जात बाहर कर दो। इन बेचारे समझदार पंडित पर क्यों एकड़ी दिखा रिया है। याद रखो कि यह ठाकुर की महफिल है, कोई भी जोर से नहीं बोलेगा। अपने घर में देना ज्ञान, यहाँ नहीं होगा पंडित का अपमान। बन्ने सिंह का जर्द चेहरा लालिमा दिखा रहा था जो अंधेरे में आग के उजाले से भी दिख जाती है। सुन ठाकुर, बहुत देखिए तेरी हेकड़ी। 2 बीघा जमीन बेचने से कोई सेठ नहीं बनता। पौवे के 20 रुपए मांगता था तू। नरेश भी गुस्से में खड़ा हो गया। ठहर, तने मैं आज सारी औकात दिखा दूंगा। बन्ने सिंह हवेली से तलवार लाने दौड़ा। आ जाना चौधरियों की चौकड़ी में रांगड़ा। नरेश के साथ कई जाटों के छोरों ने नारा लगाया। खबर मीरा तक भी पहुंच गई थी कि रोज उसके ब्याह के लिए चौधरियों का तांता लगा रहता है, कहीं ना कहीं मामला सेट कर ही दिया जाएगा। लेकिन जब आज चौधराइन ने सगाई की बात पक्की होने की खबर दी तो मीरा के पैरों की जमीन खिसक गई। बहुत गुस्से में चौधराइन को डांटा था उसने। आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक किसने दिया? किसने का मतलब? तेरे माँ बाप हैं तो तेरा ब्याह करना फर्ज है हमारा। चौधराइन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरे बारे में मैं खुद तय करूंगी, मुझे नहीं करनी है शादी। ब्याह तो जगत की रीत है बेटा, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करना है और मेरी शादी के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। तेरे बाप ने हाँ कर ली है, अब ब्याह तो करना ही पड़ेगा। ब्याह में डरन की बात नहीं है पगली। बाप की हाँ जाए भाड़ में, मैंने ना बोल दिया, ये मेरा अंतिम फैसला है। तने इतनी बड़ी करी है, पैसा खर्च किया है, किसने आपको ये सब करने का हुक्म दिया था और अब उसकी वसूली करना चाहते हो क्या? देख बेटी, अब भी सोच ले, चौधरी को मोह ही देखो है तने, गुस्सा बहुत जोर को है। होगा तो मैं क्या करूं? अगले महीने से पैसा भेजना बंद है। मुझे अपनी मेहनत पर जीना आता है, नहीं चाहिए आपकी दौलत। हालांकि ताव में आकर मीरा ने कह तो दिया था कि उसे अपनी मेहनत पर जीना आता है, लेकिन अभी तक तो कमाने की सोची भी नहीं थी। आज पहली बार सोचना पड़ रहा है। वैसे भी हॉस्टल की फीस तो हर महीने देनी पड़ती है। किसको कहे? रोहित को? उसे ही क्यों, दोस्त है ना इसलिए। इन्हीं सब उलझनों में फंसी मीरा रात के ठीक 11 बजे अकेली रोहित की दुकान की तरफ जा रही थी। जो ही वह दुकान के करीब पहुंचने वाली थी कि पीछे से घोड़े की पैरों की टप टप सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो फागुनी हवा की सनसनाहट थी।
ना घोड़ा था और ना ही बंजारा था। तेरा बंजारा पीछे से नहीं आगे से आएगा, रोहित ने अपने सदाबहार अंदाज में कहा। उसके कान सुनने को उत्सुक थे। तू कहता है तो मेरा बंजारा जरूर आएगा। पर आज मीरा ने यह जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। रोहित को बेचैनी तो उस जवाब न मिलने की वजह से ही हो गई थी, लेकिन अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहा। सारा सामान दुकान में जमाया और फिर एक कुर्सी लेकर मीरा के बगल में बैठ गया। क्या हुआ मीरा, इतनी उदास क्यों हो? तू कौन हुआ मेरी उदासी का सबब जानने वाला? मैं तेरा दोस्त हूं ना। तेरे सदियों के प्रेम की कहानियां तो रोहित सुने, तेरी जिंदगी के सारे सपने भी सुने, बस उसे तेरे गम सुनने का हक नहीं है। ठीक है फिर। यार मैं बहुत टेंशन में हूँ। घर वालों से लड़ाई हो गई ना, शादी कर रहे होंगे। तेरे को कैसे पता चला जालिम कि ये सब हुआ है? अक्सर लड़कियों के साथ यही होता है, तेरे साथ भी हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में लड़कियां अक्सर करती क्या हैं? मर जाती हैं, या तो आत्महत्या कर लेती हैं, या अपने सपनों को मार देती हैं, या फिर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं जिसे वे ठीक से समझी तक नहीं हो, या फिर कोई और भी रास्ता है क्या? बोलो रोहित, डगर कठिन है मगर तू करेगी वही। तू भी आजकल बातों को घुमाकर कहता है, सीधे बताओ ना। मुक्ति का मार्ग है ना, अपनी मर्जी की जिंदगी उसी में है। आज़ादी कहाँ, सिवाय मर्दों के चंगुल से बाहर निकलने के? यही मैं कह रहा था मीरा। लेकिन तेरे बंजारे का क्या करेगी? वह भी तो पुरुष है और तू 24 घंटे तो उसी के उधेड़बुन में रहती है। रोहित ने दुखती हुई रग पर हाथ मारा। तू क्या सोचता है कि मैंने उस बंजारे की मोहब्बत में 15 साल निकाल दिए? वह तो मेरा शगल था। ऐसा थोड़ा ही होता है कि अमूर्त प्यार पर जिंदगी कुर्बान की जाए। यह तो सिर्फ दिल बहलाने के बहाने होते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। एकांत अपने आप में कई बार इंसान का खून पीने लग जाता है, और जब यह एहसास होने लगता है कि वह अकेला है, तभी से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने उसी उदासी को भूलने के लिए एक तरीका था बंजारा। हुआ यूं कि इस बहाने मैं अपने आप को बहुत गहराई तक छूने लगी। यार यह अंतर्मन की यात्रा ही मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा गई थी। वैसे तू कह सकता है कि तू जिस पुरुष के खिलाफ लड़ना चाहती है उसी के जरिए मुक्ति का मार्ग खोज रही है। अगर तेरा बंजारा सच में महबूब होता तो अभी तक क्यों नहीं आया? सच भी है, बचपन की दोस्तियां सिर्फ भावनाओं की नींव पर खड़ी होती हैं। वहां विचार और तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। यूं तो भावना का भवन बहुत मजबूत होता है, लेकिन जिंदगी के भूचालों से उतनी ही तेजी से धराशायी भी हो जाता है। वह कोई बंजारा नहीं था जिसकी खोज में सर्दियों की कई रातें इन अंधेरी सड़कों पर बेवजह जाया कर दी जाती। वह मेरा आदर्श पुरुष भी नहीं कहूं तो ऐसा कह सकती हूँ कि बेहतर दुनिया को बनाने का साथी हो सकता है। इसलिए उसका सृजन मैंने अपनी तमाम तर्कों की चाक पर विचारों की मिट्टी से किया था। हो तो यह भी सकता है कि कल को मैं एक पुरुष बन जाऊं और वह मेरे सपनों के बंजारे जैसा पुरुष हो। यह एक मनोवैज्ञानिक विकृति भी है कि इंसान ख्वाब में खामियां नहीं छोड़ता, और अगर छूट जाए तो एडिट करने का ऑप्शन भी रखता है। अच्छा यह बता कि मैं जब मर्दों के खिलाफ विद्रोह कर रही हूँ तो तेरे खिलाफ भी हुआ ना? तू क्या सोचता है मेरे बारे में? कहते हुए मीरा ने एक लंबी सांस ली। मैं तो मर्द हूं ही नहीं। तो तू क्या नामर्द है? पता नहीं, कभी चेक नहीं किया। हाँ, तेरे साथ रहने से कुछ गड़बड़ जरूर हो गई। मर्दानगी में लोचा हो गया क्या? नहीं रे, मैं धीरे धीरे औरत होता जा रहा हूँ। अपने पुरुष को मार कर स्त्री होने की प्रक्रिया ही एक पुरुष की इंसान बनने की प्रक्रिया है। चलो, मैं पशु से इंसान तो हो रहा हूँ। अब बड़ा संकट आने वाला है यार। इम्तिहान की घड़ियां नजदीक आ गई हैं और शादी तय। अपन की मनाही और पैसा बंद। मुक्ति की असली सीढ़ी तो अभी शुरू हुई है। आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना मुक्ति के लिए जरूरी होता है। और वह क्या नाम था उसका, तू रोज रोज बोलती है ना? अरे हाँ, कार्ल मार्क्स। उसने क्या कहा था? बंद कर मार्क्स के बच्चे, हॉस्टल बिल की सोच। कितना लगता है? 2000 ही लगता है ना? ले जाना मेरे से। अबे बिड़ला के मुनीम, मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हूँ तो तू 2000 देकर मुझे फिर से गुलाम बनाना चाहता है? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, मेरे से लेने में क्या हर्ज? जब कमाने लगो तो चुका देना। वह तो ठीक है, लेकिन संसार के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगर पूंजी का मामला हो तो सारे मर्दों के साथ औरतें भी वैसी ही होती हैं।
मीरा ने जयपुर आकर अपनी पढ़ाई के साथ साहित्य और अन्य वैचारिक किताबों को भी पढ़ना शुरू कर दिया। दरअसल उसे अपने शिक्षक बासु से इस तरह की किताबों की प्रेरणा मिली। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काम भर की किताबें पढ़ डाली थी। इन किताबों से अपने बदलते विचारों को एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाने और उसको परिमार्जित करने में सहूलियत हुई। इसी सिलसिले में वह जो भी पढ़ती उसकी चर्चा रोहित से जरूर करती। यूं रोहित को कुछ लेखकों और विचारकों के नाम याद हो गए। कई बार तो ऐसा होता कि वह कोई बात कहता और मीरा हंसती। तेरी बात फुको से टकरा गई, उसने भी यही बात कही है, थोड़ी सी भाषा का बदलाव जरूर हुआ है। फुको कौन था? मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना। मेरी बात उससे टकरा गई, इसमें मेरी क्या गलती है? रोहित आश्चर्य प्रकट करता। और ऐसे ही फुको, ग्रामशी सहित मार्क्स अम्बेडकर का नाम भी रोहित को पता हो गया था। उसने इनकी कोई किताब नहीं पढ़ी, फिर भी वह मानता था कि इन लोगों ने बात तो ठीक ही कही है। मीरा की कॉलेज जीवन में कोई विशेष लगाव नहीं था। वह क्लास में जाती और अपनी मस्ती में कुछ किताबें पढ़ती रहती, और इसी वजह से कॉलेज में उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। सब उसे गांवी लड़की समझते थे। कितना विरोधाभास है कि बिंदास रहने और मॉडर्न होने के बावजूद शहर वाले गांव की समझते थे और गांव वाले शहर की। उसने खुद कभी इस बारे में कुछ तय नहीं किया। क्लास में अपनी आदतों के मुताबिक स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, लेकिन मीरा किसी में नहीं थी। उसकी आदतें तो किसी से मेल ही नहीं खाती। अपनी रूममेट निकिता से भी मीरा का अजीब सा रिश्ता था। दोनों बहुत प्यारी दोस्त थीं और उतनी ही प्यारी दुश्मन। इन दोनों की वजह भी क्या थी मालूम नहीं। कई बार तो दोनों एक ही बेड पर सोती और दूसरा बेड कमरे से बाहर निकाल देती। 2-4 दिन का वक्त गुजरता कि बेवजह ही बाहर रखा हुआ बेड अंदर आ जाता और कमरे की तमाम चीजों का बंटवारा हो जाता, सीमांकन भी होता, कमरा मापा जाता और फिर ऐन बीच में चौक से सीमांकन हो जाता। कोई भी एक दूसरे की सीमा को नहीं लांघती। कमरे को भी मालूम नहीं चलता कि कब बीच की दीवार गिरा दी गई और बेड को आराम फरमाने के लिए बाहर पहुंचा दिया गया। ये सिलसिला यूं चलता रहा। दोनों ही आलसी थी, सो कमरे की सफाई के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने झाड़ू को दुश्मन मान रखा था। इन सब के बावजूद वे एक दूसरे के जीवन के प्रति कोई भी भाव नहीं रखती थी। रूम से बाहर मिलती तो ऐसा लगता कि आपस में जान पहचान मात्र है। इसलिए मीरा की कहानी में निकिता कोई जगह नहीं बना पाई। न कभी आपके इस लेखक से शिकायत की कि मीरा मेरी रूममेट है तो मुझे भी कहानी में रखो। राजपूतों और जाटों के बीच दंगल तो मचना ही था। नरेश ने ठाकुर बन्ने सिंह को टका से जवाब जो दे दिया था। होली के रंग की बजाय गांव अब रंजिश के रंग में रंग गया था। दोनों तरफ तैयारियां होने लगी। जोधपुर, बीकानेर से लेकर जयपुर तक के बन्ने सिंह के रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के रिश्तेदार तक आ गए थे। ठाकुर की इज्जत का सवाल था। राजपूतों की ड्योढ़ी में शराब के प्यालों का दौर चल रहा था। जंग लगी तलवारों को धार दी जा रही थी और इन सब के लिए बन्ने सिंह ने 4 बीघा और बेच दिया था। एक तरफ ईंटों के चूल्हे पर बकरा जवान हो रहा था। बन्ने सिंह भी सज धज के तैयार हो गया था, जैसे कि रण में शहादत को जाते। बाकी सारा गांव सहमा हुआ था। लोग घरों में 2-4 दिन का खाना एक साथ बनाकर दुबके हुए थे। 80 बरस का ठाकुर कुशल सिंह राजपूतों की वीरता के किस्से सुना रहा था। इधर भी ऐसा ही हाल था। हालांकि जाटों के अखाड़े में गांव के बाहर से कोई नहीं आया था, लेकिन गिनती करने पर गांव के ही कुल 120 आदमी हो रहे थे। हालांकि ठाकुर बन्ने सिंह से निपटना एक चुनौती थी, लेकिन पहले अंदरवीर से भी निपटना था। चौधरी जात में रहसी या अपन रहेगा, दोनों साथ नहीं रहेगा। नरेश जाटों के पूरे जमावड़े को संबोधित कर रहा था। भाई दोनों ही रह जाओ, गिरधारी ने समझाने का यत्न किया। ना जी, आज फैसलो करना ही पड़ेगा। हट था नरेश का भी। पहले ठाकुर बड़ो दुश्मन है, चौधरी ने बाद में सुलटा देगा, सावरमल ने कहा। आ बात ठीक लगी मने भी। गिरधारी बीच बचाव करना चाहता था। तने तो सारी बात ठीक ही लागे, डूंगरी दादी के चिपक कर बैठो ना, नरेश ने ताना मारा। इतना सुनते ही गिरधारी को रीस आ गई और वह उठकर जमावड़े से अलग चला गया। भीड़ में लोग अपने बगल वाले से गुसर फुसर करने लगे। चांदनी रात में हुक्कों से निकलने वाला धुआं लोगों के सिर पर बादल की तरह मंडरा रहा था। एन बीच में आग जल रही थी और उसके आसपास कुछ पावरफुल चौधरी बैठे थे।
धीरे धीरे सारा मजमा छोटे छोटे गुट में बदल गया और इस गंभीर सवाल पर चर्चा होने लगी कि पहले चौधरी को निपटाया जाए कि ठाकुर को। कोई चौधरी को पहले निपटाने के पक्ष में था तो कोई ठाकुर को। हर किसी के अपने अपने तर्क थे, लेकिन इस पर आम राय थी कि दोनों को ही निपटाना है। हुक्कों में लगातार तंबाकू भरी जा रही थी। रात के करीब 2 बज गए थे, लेकिन कोई एक राय नहीं बन पाई। असल में इस समाज के लोगों में कभी एक राय बनती ही नहीं है। सब अपनी अपनी पर डटे रहते हैं। फतवा ही अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता है। करीब 8 चौधरियों में से कोई भी खड़ा होकर फतवा जारी कर देता है, तब किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। सब स्वीकार कर लेते हैं और अपने तर्कों को जिंदा ही दफन कर देते हैं। आज भी इंतजार किया जा रहा था कि कब इन चौधरियों में से कोई मुंह खोले और अंतिम फैसला हो, पर किसी का मुंह खुल ही नहीं रहा था। हर किसी का चौधरी कानाराम से अपना रिश्ता था। वे पहले बोलकर दुश्मनी मोल लेना नहीं चाह रहे थे। नरेश ने अपने घर से चाय, चीनी और दूध भी मंगवा लिया था। चाय का दौर भी शुरू हो गया। नरेश ज्यादा उत्साह इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वह अपना भविष्य चौधरी बनने में देख रहा था। यह सुनहरा मौका था और वह चूकना नहीं चाहता था। हालांकि बात अंडरवियर तक भी पहुंच गई थी। वह लगातार 2 दिनों से पी रहा है, किसी से बात नहीं करता। चौधराइन की तबीयत तो मीरा से शादी वाली बात करते ही नासाज हो गई थी। खाट ही पकड़ ली। गिरधारी सेवा में लगा रहता है। आज रात की सभा में चौधराइन ने ही भेजा था कि कैसे भी करके चौधरी को जाति में रखो, लेकिन वहां से भी नाउम्मीदी ही हाथ लगी। गिरधारी निराश होकर जब अंडरवियर की हवेली की तरफ आ रहा था तो उसका मन किया कि कुआं फांसी कर ले। एक बार तो इरादा भी बना लिया था, लेकिन फिर सोचा कि चौधराइन को मुश्किल में अकेले छोड़ना बेवफाई है। सो उस समय के लिए उसने इरादा तज दिया। संकोच तो यह था उसे कि चौधराइन कहेगी कि गिरधर तेरे पर ही विश्वास हो, अब तो नैया डूबेगी। वह गर्दन झुकाए अंडरवियर की हवेली में दाखिल हुआ और फिर मुश्किल से दिल पर हाथ रखकर चौधराइन की कोठड़ी में प्रवेश किया। ओहो, 2 दिन में ई चौधराइन की सूरत ही बदल गई। वह रौनक तो गुजरे जमाने की बात होगी। गिरधारी यह सोच ही रहा था कि उसके कानों में चौधराइन की दर्द भरी दहाड़ पड़ी। गिरधारी, ऊंट पर जीन मार, जयपुर चाल से आ। गिरधारी अचानक जयपुर जाने की योजना के बारे में ज्यादा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसने यह अंदाज जरूर लगा लिया था कि मीरा से मिलने जाना है और अब या तो ऊंट टीला पार या फिर घुटने टेक देगा। चौधराइन का हुक्म भला कभी गिरधारी ने टाला है? तुरंत ऊंट पर जीन मारकर चलने को तैयार कर दिया। चौधराइन ने अंडरवियर को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी और जाकर ऊंट पर सवार हो गई। इशारे के मुताबिक गिरधारी रस्सी पकड़कर आगे रवाना हो गया। रात के इस पहर अमूमन गांव में खामोशी होती है, लेकिन ठाकुर और जाटों की जंग की तैयारी के कारण लोग सोने की बजाय घरों में दुबके पड़े थे। गिरधारी के मन में एक शंका थी। सोच रहा था कि गांव की बसावट से बाहर निकलकर पूछूंगा, लेकिन इतनी सब्र कर नहीं पाया और पूछ ही डाला, चौधराइन, जयपुर को रास तो जानो हो के? नहीं जानू, लोगों से पूछता पूछता ही पूछ जाऊंगा। चौधराइन को पूरा यकीन था। जब चौधराइन ने कह दिया कि लोगों से रास्ता पूछकर जयपुर पहुंच जाएंगे तो गिरधारी को मन नहीं था, लेकिन जब चौधराइन ने जवाब दिया तब वे नरेश के घर के बगल से गुजर रहे थे। वह चाय के लिए दूध लेने आया हुआ था और चौधराइन की आवाज भले कोई ना पहचाने, उसके घर के बगल से ही रास्ता जाता है। गिरधारी और चौधराइन के बीच जब यह वार्तालाप हो रहा था तब नरेश पतीले से दूध का कटोरा भरकर बोतल में डाल रहा था। चौधराइन की आवाज सुनते ही उसके हाथ से कटोरा छूटा, खन्ने से। छुरे रे! नरेश की माँ बिल्ली के भरोसे तुरंत खाट से उतरी। मैं हूं, नरेश ने दबी आवाज में कहा। यह सुनकर उसकी माँ तो चुप हो गई और वह दबे पांव दौड़कर छत पर चढ़ा। उसे चांदनी रात में जाता हुआ एक ऊंट दिखा जिस पर शायद कोई औरत बैठी है और नीचे एक मर्द रस्सी पकड़े चल रहा है। यह तीनों देखते ही उसने सही अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि गांव में चौधराइन के अलावा कोई औरत ऊंट पर चढ़ती ही नहीं है और चौधराइन के साथ चौधरी तो नीचे रस्सी पकड़कर चलता नहीं है। जाहिर तो है गिरधारी ही होगा। इतना सोचते ही नरेश के कदमों के पंख लग गए और वह जाटों के उस मीटिंग में आ गया जहां पर आज कुछ फैसले होने थे। अब बताओ, डूंगरी दादी ऊंट पर चढ़ी गांव से बाहर गई है, साथ में गिरधारी भी है। नरेश ने पूरा दम लगाकर चिल्लाते हुए खबर उछाली।
इतनी धमाकेदार खबर सुनते ही सबके कान खिलखिलाकर हंसने लगे। अलग अलग गुटों में बैठे लोग दौड़कर नरेश के चारों ओर इकट्ठे हो गए। अपने चारों ओर जाटों का इतना बड़ा झुंड ताकते हुए देखकर नरेश को एक बारगी चौधरी बनने का एहसास हो गया। यह एहसास होते ही उसे लगा कि वह जमीन से 5 इंच ऊंचा उठ गया है और सीना भी सरक रहा है। छोटी सी मूछें भी अचानक बढ़ती हुई लगी। धीरे धीरे सारा चौधरीपन उसके जिस्म में उतरने लगा और वह हर अंग में सरसराहट महसूस करने लगा। बोलने से ठीक पहले उसे लगा कि उसकी आवाज बहुत भारी हो गई है, इसलिए जोर लगाना पड़ा। इतनी रात को डूंगरी दादी एक पराये मर्द के साथ जा रही है। समाज की नाक चौधरी पूरी काटेगो। इबके फैसलो करना है पंचों। भीड़ ने एक स्वर में प्रमुख चौधरियों की ओर मुखातिब होते हुए कहा। उन 7 चौधरियों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आंखों के इशारों से अलग जाकर राय मशवरा करने को कहा किसी एक चौधरी ने। सातों तुरंत उस भीड़ से तकरीबन 80 फीट दूर जा चुके थे। अब भीड़ को तसल्ली हो गई थी कि जब ये गुप्त मंत्रणा करने गए हैं तो कुछ फैसला तो जरूर होगा, और यह तो यकीन था ही कि कुछ भी हो फैसला जाति के हित में होगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मंत्रणा का दौर समाप्त हुआ और सातों चौधरी भीड़ की तरफ आए और एक चौधरी ने कहा, देखो जात भाइयों, बात यह है कि चौधरी ने जाति से बाहर करनो ही पड़सी। बन्ने ठाकुर ने भी सुलझाना पड़ेगा। बारी बारी सु सारे काम निपटाने। ये पहलो काम ये है कि चौधराइन की खबर करनी कि वे रात को कहाँ गई है। पंचों ने तय किया है कि सारे भाई चौधराइन के पीछे चलेंगे और देखेंगे कि वह गई कहाँ है। पंचों का हुक्म सिर माथे, सारी भीड़ ने एक स्वर में कहा। हुक्म पंचों का था और बाकी तैयारियां नरेश को करनी थी, क्योंकि भविष्य में वह भी पंच बनने वाला है और फिर हुक्म भी जारी करेगा। उस समय शायद कोई और उस जैसा जवान तैयारियों में लगा होगा। यही चक्र चलेगा जब तक जाती रहेगी। पूरी रात न सोने के कारण भी भीड़ के चेहरे पर किसी प्रकार की थकान का भाव नहीं था। वे पूरी थकान जहन में छुपाकर जाति को बचाने के लिए तैयार थे। गांव में कुल 5 ट्रैक्टर थे और उनमें से एक अंडरवियर के पास था, इसलिए 3 ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ी गई। लोग उनमें लाठियां भी भर लिए और फिर सवार होकर चल पड़े। लोगों को मालूम नहीं था कि चौधराइन गई किस तरफ है। उसे गांव के बाहर निकलती हुई नरेश ने देखा जरूर था। अब काफिले का नेतृत्व भी वही कर रहा है। आगे वाली ट्रॉली में नरेश जोर से जय बोल रहा था। बोलिए बजरंग बली की जय हो, एक स्वर में सारे लोग बोले। चौधराइन ने गांव से निकलते ही गिरधारी को ऊंट रोकने का आदेश दिया। उसने आदेश की तुरंत पालना की। दूसरा आदेश आया कि वह भी ऊंट पर चौधराइन के साथ बैठ जाए, क्योंकि थक गया था और सफर तो इतना लंबा है कि दोनों को किलोमीटरों का भी कोई हिसाब मालूम नहीं था। गिरधारी को थोड़ा सा संकोच हुआ। क्यों दिक्कत नहीं है, मैं तो पैदल ही चलूं। अरे बावड़े, इतनी दूर पैदल चलेगा तो जान निकल जाएगी। आप बैठ जा, चौधराइन ने बड़े प्यार से कहा। गिरधारी के लिए चौधराइन का यह आदेश टालना नामुमकिन था। उसने ऊंट को बिठाया और चौधराइन से आगे बैठ गया। यूं तो गिरधारी कई बार ऊंट की सवारी कर चुका है, लेकिन आज कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह ऊंट पर नहीं, हवाई जहाज में उड़ रहा है। क्योंकि जयपुर का रास्ता नहीं जाने थे और सड़क पर ऊंट धीरे धीरे चल रहा था, गिरधारी को सीकर तक का रास्ता मालूम था और सड़क पर किसी के देखने का डर भी उसे सता रहा था। सो बीकानेर से जयपुर जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर उन्होंने कच्चे रास्ते ही जाना उचित समझा। कच्चे रास्ते भी सीकर तक 3 जाते थे। उन्होंने सबसे सीधा रास्ता चुना, जिस पर वाहनों का जाना संभव ही नहीं था। पीछे से आ रही भीड़ वैसे तो उनसे 2 घंटे की देरी से चली थी, लेकिन ट्रॉली से चलने के कारण उन्हें पकड़ सकती थी। एकदम गुस्साई भीड़ उस निर्जन में संभव है कि दोनों को मार देती, बंदी बना लेती या फिर अंडरवियर के खिलाफ गवाही दिलवा लेती। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीकर जाने का रास्ता तो कच्चा चुना, लेकिन दूसरा चुन लिया। चौधराइन और गिरधारी को यह जानकारी तो नहीं थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उनके मन में एक डर जरूर था, इसलिए चुपचाप ही सवारी कर रहे थे। कभी कुछ इशारों से बातें हो जाती तो कभी फुसफुसाहट से काम निकाला जाता। उधर ठाकुर की ड्योढ़ी में वैसे ही महफिल जमी हुई थी। जंग की लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी थी।
यह तय करना था कि जंग की शुरुआत कैसे, कहाँ और कब की जाए। इन 3 सवालों पर कोई एक राय नहीं बन पा रही थी। शेखावतों का कहना था कि जाटों को घर में घुसकर मारेंगे। राठौड़ों ने इसका विरोध किया और कहा कि हम कायर नहीं हैं, दुश्मन को ललकारेंगे और जंग मैदान में होगी। इन दोनों के अलावा कुछ मेड़तिया राजपूतों का मानना था कि जैसे ही मौका मिले वैसे ही मारो। इसी सवाल पर रात भर बहस चल रही थी। कई बार तो वे आपस में ही उलझ जाते और तलवारें तन जाती। फिर कोई उन्हें याद दिलाता कि आज जंग राजपूतों की आपसी नहीं है, जाटों से है। कुछ देर मामला ठंडा रहता और फिर वैसे ही मूछें फरकाई जाती। कई राठौड़ ज्यादा पीने की वजह से लुढ़क गए थे। किसी के मुंह में कुत्ता मूत रहा था तो कोई गोबर में लेट रहा था। हर कोई अपना राग अलाप रहा था। बीच में कुछ शेखावत और राठौड़ों के बीच रिश्तों की बात पक्की हो रही थी। हालांकि जो रिश्तों की बात कर रहे थे वे बिल्कुल नौजवान थे और उनके औलाद भी नहीं थी, लेकिन औलाद होने से पहले ही रिश्ता तय कर रहे थे। कुछ ने तो एक दूसरे को समधी कहना भी शुरू कर दिया था। बकरा पक चुका था। होश में जो थे उन्होंने तो बोटियां खा मारी, कुछ को झोल हिस्से में आया और कुछ मदहोश राठौड़ हांडी चाट रहे थे। लगभग 4 बजे के आसपास सारा मजमा लुढ़क चुका था। सूरज निकलने से उजास हो गया था। सारे राजपूत रेत पर सोए हुए थे। आसपास कहीं कहीं हड्डियां बिखरी हुई थी जिनको खाने के लिए कुत्तों का एक पूरा दल तैनात था। कुछ कौवे भी मंडरा रहे थे कि उन्हें भी कुछ नसीब हो जाए। किसी का पाजामा गोबर में लथपथ हो गया था तो किसी की धोती अधिकांश खुल चुकी थी। बस अब की बार पसवाड़ा पलटा कि नरुका और शेखावत सब नंगे। पास से गुजरती पनिहारी घूंघट उठाकर यह दृश्य देख रही थी। तभी किसी ने यह खबर ठाकुरों की हवेली में पहुंचाई कि ठाकुर जंग में जाने की बजाय ड्योढ़ी में लौट रहे हैं। मुझे तो सब की रेत और गोबर से रंगी हुई हैं। यह सुनते ही बन्ने सिंह की ठकुराइन आई और उसने ठाकुर को झकझोरा। ठाकुर मुश्किल से होश में आ पाया। आते ही उसने जो नजारा देखा तो चुपचाप उठकर हवेली के अंदर की तरफ भागा। धीरे धीरे सब ठाकुर उठकर अंदर गए और नहाकर फिर उसी रंगत में आ गए। बोतलें आ गईं, महफिल सज गई और फिर वही बहस शुरू। जंग कहाँ, कब और कैसे की जाए, कुछ होश और कुछ बेहोशी के आलम में भी लोग अपनी अपनी जिद पर डटे हुए थे। सारे लोग 3 धड़ों में बट गए। एक में शेखावत थे जो उसी गांव के थे और उनमें कुछ आसपास के गांवों के भी थे। दूसरे गुट में राठौड़ थे जो बीकानेर और जोधपुर से आए हुए थे और तीसरे में मेड़ता के मेड़तिया राजपूत थे। नरुका निष्पक्ष थे। उनका कहना था कि सारे लोग जो भी तय करेंगे वह उसको मानने के लिए तैयार हैं। बन्ने सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यह राड़ शेखावतों की है, घरों में घुसकर मारेंगे। खाली शेखावतों की नहीं है राड़, इब सारी राजपूत जाति की राड़ है, मैदान में बुलाकर लड़ेंगे। राठौड़ों में से राय सिंह बोला। फिर वैसी ही तकरार हो गई। कोई भी राय न बनने के कारण बन्ने सिंह के रिश्तेदारों के रिश्तेदार अब घर लौट चुके थे। अंदर वीर घर में अकेला शराब पी रहा था। चौधराइन और गिरधारी रास्ता भटक गए, जयपुर पहुंचे ही नहीं। गांव वालों का कहना है कि वे मीरा से मिलने नहीं, मटर गश्ती करने गए थे। जाटों का काफिला जरूर जयपुर पहुंच गया था और जब वे मीरा के हॉस्टल में गए तो वार्डन ने चाय वाले को पूछने को कहा। सारी भीड़ ने रोहित को घेर लिया। उसने बताया, कल रात को मीरा जयपुर छोड़कर चली गई, यहाँ आई थी, उसे फ्रांस सरकार ने फेलोशिप दी है। वह जाती हुई वही पुराना गाना गा रही थी, सांझी सजना प्रीत है तू ना थानेदार, थोड़ा माथे सबूत है मिलने के निशान, ना तू समझो मोए को ना मैं समझी तोए, ना तन द्यूं ना बदन द्यूं मर्जी अपण ऐती होए, सांझी सजना प्रीत है तू ना थानेदार। आपको कहीं कोई मीरा मिले तो इस कथाकार को सलाम कहना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।